नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम हल कर रहे थे कक्षा 5 के लिए ये अभ्यास पुस्तिका। इसका एक भाग हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम कुल 7 पाठों के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस अभ्यास पुस्तिका को हिंदी विकास मंच के द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस आप यहां पर देख सकते हैं, www.internationalhindiolympiad.in। आइए आगे के जो पाठ बचते हैं उनका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं, देखते हैं किस किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, अगर एक बार आप इस अभ्यास पुस्तिका का अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं तो ज़्यादातर प्रश्न आपको यहाँ से अपनी हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। अगला टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिंग से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं और हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं। एक हमारा स्त्रीलिंग होता है, एक हमारा पुल्लिंग होता है। भाषाओं व लिपियों के नाम प्राय होते हैं, तो भाषा के नाम और लिपि के नाम हमेशा किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे कि भाषा का नाम आप देख सकते हैं हिंदी, जो कि किस में है? मेरी भाषा, हिंदी भाषा। तो वाक्य में प्रयोग करके आप देखेंगे तो किस तरह से हमने वाक्य बनाया है, मेरी भाषा। मेरी किसके साथ लगाते हैं? स्त्रीलिंग के साथ। अवधि को आप देख सकते हैं, देवनागरी लिपि को आप देख सकते हैं, रोमन लिपि को आप देख सकते हैं। तो भाषा और लिपि के नाम हमेशा किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। सदैव पुल्लिंग में होते हैं। तो कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जब उसका स्त्रीलिंग रूप हम बनाते हैं तो उसके आगे मादा लगा देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में, जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं और जब हम उसका पुल्लिंग रूप बनाते हैं तो उसके आगे नर लगा देते हैं। तो नदियों के नाम हमेशा किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। भाषाओं के नाम अभी अभी हमने पढ़ा, भाषा और लिपि हमेशा स्त्रीलिंग में होती है। सागर, पहाड़, समुद्र, इनके नाम हमेशा किस में होते हैं? हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। गायक का स्त्रीलिंग है तो गायक से हमारा क्या बन जाता है? गायिका। तो गायकी नहीं होता, गायकाइन भी नहीं होता। सही कौन सा है? दूसरा। सेवक का स्त्रीलिंग क्या है? तो सेवक से क्या बनेगा? सेविका। जैसे गायक से बना है गायिका, तो ये हमारा पहला विकल्प सही है। कवि, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कवि से क्या बन जाएगा? कवयित्री। कवयित्री। तो पहला विकल्प क्या है? सही है। इसमें मात्रा का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि मात्रा की यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं। सामान्यतः आ प्रत्यय से बनाए जा सकते हैं। तो आ प्रत्यय से हम क्या बनाते हैं? स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे छात्र से आप क्या बनाते हैं? छात्रा बनाते हैं। आचार्य से आप क्या बनाते हैं? आचार्य बनाते हैं, आचार्य। प्रधानाचार्य से हम क्या बनाते हैं? प्रधानाचार्य बनाते हैं। इस तरह से आ प्रत्यय लगाने से हम क्या बनाते हैं? सामान्यतः स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। देवर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देवरानी होगा। देवराइन नहीं होगा, देवरी नहीं होगा। बलवान का स्त्रीलिंग है तो बलवान से क्या बनेगा? बलवती बनेगा। बालवती नहीं बनेगा, बालवानी भी नहीं बनेगा। मालिन का पुल्लिंग है तो मालिन किससे बना है? माली से बना है और माली में बड़ी की मात्रा लगेगी, तो मात्राओं का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सेठानी का पुल्लिंग है तो सेठानी किससे बना है? सेठानी सेठ से बना है, तो सेठ पुल्लिंग है और सेठानी क्या है? स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में हमारे 2 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। एक हमारा तीसरा लिंग होता है, संस्कृत में तीसरा लिंग भी होता है, नपुंसक लिंग। आइन और इन प्रत्यय से बने सही स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आइन प्रत्यय किस में लगा है और इन प्रत्यय किस में लगा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंडिताइन और साथ में इन प्रत्यय आपने देखना है, तो कुम्हारिन, कुम्हार, कुम्हारिन। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प क्या है? सही है। पहले में आइन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और दूसरे में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लिंग किसे कहते हैं? तो यहाँ परिभाषा पूछ ली गई है। शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लेखिका का पुल्लिंग क्या है? तो लेखिका किससे बना है? लेखक से बना है, तो दूसरा विकल्प क्या है? सही है। भगवान का स्त्रीलिंग क्या है? तो भगवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भगवती। पहला विकल्प सही है। आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं। लिंग के बाद आप यहाँ वचन से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं और वचन हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वचन से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? संख्या के बारे में। एक वस्तु है या अनेक वस्तु हैं। महिला शब्द का सही बहुवचन रूप क्या होगा? तो महिला से क्या बनेगा? महिलाएं। महिला, महिलाएं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में जैसे लिंग 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3।
हस्ताक्षर शब्द का वचन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। हस्ताक्षर क्या होता है? हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। क्या आपने हस्ताक्षर कर दिए? वाक्य में बनाकर देखेंगे तो आप आसानी से इनकी पहचान कर पाएंगे। स्त्री शब्द का बहुवचन क्या है? तो स्त्री से क्या बन जाएगा? बहुत सारी स्त्रियां बन जाएगा। मेले शब्द का एक वचन होगा तो मेला हमारा एक वचन है और मेला से क्या बन गया? मेले। तो पहला विकल्प क्या है यहाँ पर? सही है। रुपया का बहुवचन क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रुपया कैसे लिखा है आप ध्यान से देखिए, और यहाँ पर पीछे या है तो यहीं से हिंट लेकर हम क्या बना देंगे? रुपये। या से ये बन जाएगा। तो सबसे सही कौन सा लिखा गया है? दूसरा। वृंद लगाकर बने बहुवचन का सही विकल्प क्या है? तो वृंद का मतलब क्या होता है? समूह होता है, जैसे छात्र वृंद होता है, अध्यापक वृंद होता है। अब देखो गुरुजन तो पहले से ही, गुरुजन पहले से ही क्या है? बहुवचन। तो यहाँ पर वृंद लगाने की आवश्यकता नहीं है। भाई वृंद नहीं होता, भाई से क्या बन जाता है? भाई का बहुवचन अगर बनाएंगे तो भाई से भाइयों बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? अध्यापक वृंद। अध्यापक गण भी होता है लेकिन हम वृंद भी लगा सकते हैं। प्राण शब्द का वचन है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे हस्ताक्षर पूछा जाता है, कवि पूछा जाता है। तो प्राण शब्द का वचन है, तो प्राण हमेशा किसमें प्रयोग किया जाता है? बहुवचन में। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। जनता शब्द का वचन है, तो जनता समूहवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती है। अध्यापिका का बहुवचन क्या है? तो अध्यापिका से क्या बन जाएंगी? बहुत सारी अध्यापिकाएं। दूसरा विकल्प सही है। कन्या शब्द का बहुवचन क्या है? तो कन्या से क्या बन जाएंगी? जैसे अध्यापक से अध्यापिकाएं, कन्या से कन्याएं। तो पहला विकल्प यहाँ पर क्या है? सही है। मैंने 2 लीटर दही खरीदा, यहाँ पर दही शब्द है, तो यहाँ पर आपको बताना है दही शब्द। अगर हम वाक्य को ध्यान से देखते हैं, मैंने 2 लीटर दही खरीदा, यानी कि एक वचन के हिसाब से वाक्य बनाया गया है, तो पहला विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही। मैंने 2 लीटर दही खरीदे, खरीदे हमने नहीं लिखा, खरीदे अगर होता तो क्या होता? बहुवचन। और हिंदी भाषा में कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में किया जाता है, जैसे कि दूध है, पानी है, सोना है, चांदी है और दही आप कह सकते हैं। तो दही यहाँ पर वाक्य को भी देख सकते हैं, मैंने 2 लीटर दही खरीदा। खरीदा यानी कि किस हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया गया है? एक वचन के हिसाब से, तो यहाँ पर पहला विकल्प क्या है? सही है। ऐसे ही आप पानी को देख सकते हैं, पानी ठंडा है, पानी ठंडे है नहीं हम कहते, तो इनका प्रयोग हमेशा किस में होता है? एक वचन में होता है। पहला विकल्प क्या है? सही है। एक वचन किसे कहते हैं? तो जहाँ एक वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है उसे हम एक वचन कहते हैं। तो एक से अधिक होने का बोध बहुवचन में होता है, वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध किस में होता है? एक वचन में। दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही। बहुवचन किसे कहते हैं? तो ये भी परिभाषा पूछ ली गई है, एक से अधिक होने का बोध जहां पर होता है वो क्या होता है? बहुवचन। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप यहाँ पर मुहावरों से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं और ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कविता ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में क्या कर दिया? तो कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। जब बहुत अच्छी प्रस्तुति देते हैं तो हम कहते हैं 4 चांद लगा दिए। अकल का दुश्मन होना, तो अकल का दुश्मन क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति होता है, तो यानी कि मूर्ख होना। पहला विकल्प सही है। लाल पीला होना, लाल पीले कब होते हैं? जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं, तो क्या हो जाएगा? क्रोधित होना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना और बहुत कम लाभ मिलना। तो परिश्रम बहुत ज़्यादा हो गया, मेहनत बहुत ज़्यादा होगी और लाभ बहुत कम मिला। चंपत होना, चंपत होना मतलब क्या होता है? भाग जाना। चंपत होना यानी कि भाग जाना, जल्दी से कहीं भाग जाना। घोड़े बेचकर सोना का सही अर्थ होगा, तो घोड़े बेचकर हम कब सोते हैं? जब हम निश्चिंत हो जाते हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं होती। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर सोना। गागर में सागर भरना यानी कि बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा लिखना या बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कहना। गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कहना। टूट पड़ना का सही अर्थ होगा, तो टूट पड़ना मतलब क्या होता है? जोरदार हमला करना। जैसे हम कहते हैं ना, सैनिकों टूट पड़ो, दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ो, यानी कि जोरदार हमला कर दो। आगे कुआ पीछे खाई, यानी कि दोनों ओर मुसीबत आ गई। तो ऐसा क्या है यहाँ पर? कौन सा विकल्प सही है? काम शुरू होते ही विघ्न पड़ना, अपना दोष न दिखना, सब और विपत्ति होना। तो सबसे सही क्या है? सब और विपत्ति होना, कि आगे कुआ है तो पीछे खाई है, हर ओर क्या है? मुसीबत है। दूध का दूध और पानी का पानी, तो ये क्या होता है? सच्चा न्याय, निष्पक्ष न्याय। दूध का दूध, पानी का पानी। कालाक्षर भैंस बराबर, तो कालाक्षर भैंस बराबर क्या होता है? जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसको हम क्या कहते हैं? कालाक्षर भैंस बराबर।
नानी याद आना मुहावरे का सही वाक्य क्या होगा? तो वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? मुझे आज नानी की याद आई, ये तो सही नहीं है। चढ़ाई देखकर नानी याद आ गई, ये हम कह सकते हैं कि बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी है और हमें तो नानी याद आ गई, यानी कि अभी से हम बहुत परेशान हो गए हैं। हम सबको नानी की याद आती रहती है। जब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो सीधे सीधे अर्थ नहीं होते। अब नानी याद आना, सच में नानी याद नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर छिपा हुआ अर्थ होता है, यानी कि चढ़ाई को देखकर नानी याद आ गई, यानी कि हम घबरा गए, परेशान हो गए। उल्लू बनाना, किसी को उल्लू बनाने का मतलब क्या होता है? मूर्ख बनाना। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। आग में घी डालना, तो आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? गुस्से को और अधिक भड़काना। जब कोई गुस्से में होता है और कुछ और हम कह देते हैं तो ऐसा लगता है आग में घी डाल दिया, क्योंकि आग में अगर घी डालेंगे तो वो और अधिक भड़क जाती है। 9 2 11 होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ में आसान भी है। भाग जाना, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। आइए आगे देखते हैं। आगे विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? देखो, अनेक प्रकार के तो होते ही हैं, 8 प्रकार के, 12 प्रकार के, तो 12 प्रकार के होते हैं विराम चिन्ह। क्या तुम फिल्म देखने जा रही हो? वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो देखो, सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो प्रश्नवाचक हमारा विराम चिन्ह है। बालक ने कहा मेरे दांत में दर्द है, वाक्य में विराम चिन्ह है। तो देखो, बालक ने कहा और यहाँ पर देखो आप इन्वर्टेड कोमा देख सकते हैं, दोहरा उद्धरण देख सकते हैं। तो ये हम क्या कहते हैं? इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। लाघव चिन्ह क्या होता है? बड़े शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए। और प्रश्नवाचक तो आप सभी जानते हैं, जहाँ पर सवाल पूछा जाता है तो पहला विकल्प सही है। राधिका, भव्या, नीरज तथा रजनीश एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो यहाँ अनेक नाम के बीच में छोटे छोटे आप कोमा देख सकते हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए हम रुक रहे हैं एक नाम के बाद। तो ये क्या होता है? अल्प विराम। योजक क्या होता है? 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है। और प्रश्नवाचक के बारे में आप जानते ही हैं, जहाँ पर सवाल पूछा जाता है वहाँ पर क्या लगाते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह। आहा, क्या खुशबू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, तो ये हमारा क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। चुटकुला सुनकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा लगा है? और यहाँ पर देखो, ये जो डैश है इसको हम क्या कहते हैं? हंसते हंसते के बीच में लगा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है। पिताजी ने कहा मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिताजी ने कहा और जो बात कही है उसको 2 कोमा के बीच में, उद्धरण चिन्ह के बीच में यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है? तो यहाँ पर देखो रामायण और यहाँ पर सिर्फ एक कोमा लगाया गया है। जब हम किसी की पुस्तक का नाम, किसी पाठ का नाम, किसी महत्वपूर्ण जानकारी का नाम एक ही कोमा के बीच में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इकहरा उद्धरण चिन्ह। और जब 2 कोमा के बीच में किसी की बात लिखते हैं, जो जैसी बोली गई है वैसे ही लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है? तो कक्षा 5 में पढ़ता हूँ वाक्य पूरा हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लगा है? पूर्ण विराम चिन्ह। हाय मैं बर्बाद हो गया, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है? तो आप समझ ही गए हैं, यहाँ पर क्या लगा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में कोमा है और इस चिन्ह को क्या कहते हैं? छोटा सा जो कोमा होता है, पहले भी आया था, तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्प विराम। सिर्फ एक कोमा थोड़े समय के लिए रुकने के लिए हम प्रयोग करते हैं। विस्मयादि सूचक चिन्ह कौन सा होता है? बार बार हमने अभी देखा है इसको, ये कौन सा होता है? दूसरा, जिसमें हैरानी, शोक, हर्ष इस तरह के भाव प्रकट किए जाते हैं। वाक्य के पूर्ण होने पर लगाए जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? पूर्ण विराम। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। मेरी बेटी रमा फूल सी नाजुक है, तो फूल सी नाजुक है, तो बीच में क्या लगा है? जोड़ने के लिए योजक चिन्ह। इस चिन्ह को कहते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे, बड़ा ही आसान है, प्रश्न सूचक है। कितने सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये क्या है? प्रश्न सूचक। आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं। आगे वाक्य से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है। रंजीत का भाई संजीव एक अच्छा गायक है, वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात कही जाती है, इसे हम कर्ता भी कह सकते हैं, और जो बात कही जाती है उसे हम विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर रंजीत का भाई संजीव एक अच्छा गायक है, तो अच्छा गायक कौन है? संजीव, जो कि रंजीत का भाई है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है? कर्ता। रंजीत का भाई संजीव, संजीव के बारे में विशेषता क्या है? कि वो रंजीत का भाई है, तो कर्ता और कर्ता का विशेषण दोनों मिलाकर क्या बनता है? उद्देश्य। तो यहाँ पर देखो जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए रंजीत का भाई लिखा हुआ है, लेकिन रंजीत का भाई संजीव, क्योंकि बात किसकी हो रही है? संजीव की, और संजीव के आगे विशेषण लगा है कि रंजीत का भाई है, तो दोनों मिलाकर क्या बनेंगे? उद्देश्य।
शायद वह खेलने चला गया होगा। वाक्य का सही भेद क्या है? तो शायद यानी कि क्या है? संदेह है, संदेहवाचक। सूर्य पूर्व में उदय होता है यानी कि साधारण सी जानकारी दी गई, ये क्या है? विधानवाचक। वह मेहनत करता तो असफल नहीं होता। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें दो वाक्य होते हैं तो एक वाक्य में दूसरी बात का संकेत मिलता है तो इसको हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक। छी कितनी गंदगी है, तो आप समझ ही गए होंगे ये क्या है? विस्मयादि बोधक। यहाँ पर हैरानी के भाव हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। तुम सदा प्रसन्न रहो, तो इच्छा की जा रही है किसी के लिए कि तुम सदा प्रसन्न रहो, तो ये क्या है? इच्छावाचक। मैं खेलने जाऊंगा, वाक्य का सही भेद क्या है? तो मैं खेलने जाऊंगा साधारण सी बात कही जा रही है तो क्या है? विधानवाचक। मैं खेलने जाऊंगा। शायद वर्षा होगी, तो यहाँ पर देखो संदेह है और जहाँ पर निश्चित जानकारी नहीं होती वहाँ पर क्या होता है? संदेहवाचक। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तो हम इच्छा कर रहे हैं किसी के लिए, विश कर रहे हैं, बेस्ट विशेष दे रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा इच्छावाचक। मैं घूमने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तो जहाँ पर नहीं का भाव होता है वो क्या होता है? नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। तुम्हारी पेंसिल किसने तोड़ी, तो किसने तोड़ी, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है तो ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य के भेद कितने आधार पर होते हैं? तो दो आधार पर होते हैं। एक हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं जो कि कितने होते हैं? 8, जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। एक हमारे रचना के आधार पर होते हैं जो कि कितने होते हैं? 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्दों के निरर्थक समूह को वाक्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि वाक्य हमेशा सार्थक होता है, कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ईश्वर तुम्हें सदा प्रसन्न रखे, तो आप समझ ही गए होंगे इच्छा की जा रही है तो ये क्या है? इच्छावाचक। हवा नहीं चल रही है, तो नहीं है, तो ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य। आगे शब्द भंडार से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द क्या होते हैं? विपरीत, उल्टे अर्थ वाले होते हैं, तो दूसरा विकल्प सही है। भेद शब्द का अर्थ न देने वाला शब्द कौन सा है? तो भेद जिसका अर्थ नहीं है। रहस्य, रहस्य क्या होता है? भेद होता है। अंतर, अंतर भी भेद होता है। समय क्या होता है? भेद नहीं होता है, तो तीसरा विकल्प क्या है? सही है। रक्षक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो रक्षक यानी रक्षा करने वाला, भक्षक यानी कि खा जाने वाला, यानी कि हमें मार डालने वाला। कठोर का विलोम शब्द क्या होता है? तो कठोर से क्या बन जाता है? मुलायम बन जाता है। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देवता को हम और क्या कह सकते हैं? देवता को हम कह सकते हैं सुर कह सकते हैं। नृप क्या होता है? राजा होता है। नरेश भी क्या होता है? राजा होता है। तो सुर क्या होते हैं? देवता होते हैं। असी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो असी क्या होती है? तलवार होती है और तलवार को हम क्या कहते हैं? खड़ग कहते हैं। सुमन किसे कहते हैं? फूल को कहते हैं। और नीरज क्या होता है? कमल का फूल। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो शेर हम किस किस को कह सकते हैं? तो देखो, सिंह को भी शेर कहते हैं, केसरी भी शेर होता है, मृगराज भी शेर होता है, तो यानी कि यही विकल्प आपका सही हो गया है। सिंधु क्या होता है? समुद्र होता है। और मतंग क्या होता है? हाथी होता है। गज क्या होता है? हाथी होता है। और सवेरा क्या होता है? सुबह। तो पहला विकल्प क्या है? सही है। अंबर शब्द का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो अंबर हम किसको कहते हैं? आसमान को भी कहते हैं और कपड़े को भी हम अंबर कहते हैं, तो दोनों ही विकल्प क्या हो जाएंगे? सही। संध्या का अर्थ क्या होता है? तो संध्या क्या होती है? शाम होती है। तो ये शाम भगवान श्री कृष्ण वाला शाम है, लेकिन शाम कैसे लिखेंगे? पहले विकल्प में सही लिखा है। घोंसला का अर्थ क्या होता है? तो नीड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? घोंसला। नीड यानी कि घोंसला। नमस्कार का अर्थ क्या होता है? तो नमस्कार हम करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं। नमस्कार का अर्थ प्रणाम होता है। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण होता है सबूत या प्रूफ कह सकते हैं। गायों की मंडली सड़क में जा रही थी, तो मित्रों की मंडली होती है, गायों की तो मंडली नहीं होती। और गायों का क्या होता है? झुंड होता है। गायों का क्या होता है? झुंड होता है। सैनिकों की टुकड़ी होती है और कपड़ों की गठरी होती है। और शब्द का अर्थ न देने वाला शब्द कौन सा है? तो और हम क्या किसके लिए प्रयोग करते हैं? और यानी कि अधिक और यानी कि तथा, लेकिन जो होता है वो और के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। अंगूरों का ढेर मेज पर रखा है, तो अंगूरों का ढेर नहीं होता है, अनाज का ढेर होता है। अंगूरों का गुच्छा होता है। मोतियों की लच्छी टूट गई, इनमें से समूहवाची शब्द कौन सा है? तो मोतियों की माला होती है, आप सभी जानते हैं। लच्छी नहीं होती है, तो मोतियों की माला टूट गई। पहला विकल्प क्या है? सही है।
चित्र बनाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो चित्र बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? चित्रकार कहते हैं। चित्र बनाने वाले को हम चित्रकार कहते हैं, सुनने वाले को हम श्रोता कहते हैं और परिश्रम करने वाले को हम श्रमिक कहते हैं। मजदूरी करने वाले को हम क्या कहते हैं? मजदूर कहते हैं। सुनने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो सुनने वाला कौन होता है? अभी हमने देखा श्रोता होता है, बोलने वाला वक्ता होता है, मजदूरी करने वाला मजदूर होता है, सर्वज्ञ क्या होता है? जो सब कुछ जानता है। खेती करने वाला, तो खेती करने वाला क्या होता है? किसान होता है। लोहे का काम करने वाला लोहार होता है और मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार होता है और सोने का काम करने वाला सुनार होता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं अपठित काव्यांश एवं गद्यांश से संबंधित यहाँ पर कुछ काव्यांश और गद्यांश दिए गए हैं। आपकी परीक्षा में एक गद्यांश और एक काव्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अभ्यास के लिए आपके पास यहाँ पर एक काव्यांश है, पहले इसे हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। काव्यांश क्या होता है? कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। निम्न काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर व समझकर अन्य प्रश्नों के उत्तर इसी के आधार पर दीजिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा काव्यांश है, कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं, आइए जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। बूंद बूंद से घड़ा है भरता, घड़ा क्या होता है? मटका होता है। अक्षर अक्षर से ज्ञान है आता, अक्षर अक्षर क्या होते हैं? जो वर्णमाला हम पढ़ते हैं, तो वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। शीतल जल से तृष्णा हरता, तृष्णा क्या होती है? प्यास होती है। तृष्णा हम किसको कहते हैं? प्यास को। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और शब्दों के अर्थ अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। सही गलत का भेद बताता, पेड़ पेड़ से जंगल बनता, पल पल से दिन मास है बनते। दिन मास, मास क्या होता है? महीना। तो पल पल को जोड़कर दिन बनते हैं और दिनों को जोड़कर महीने और महीनों को जोड़कर वर्ष बन जाते हैं। छाया लकड़ी ईंधन देता, जो समय गवाते वे हाथ हैं मलते। हाथ मलना क्या होता है? मुहावरा। हाथ मलना यानी कि पछताना। एक एक फूल से सजे बगीचा, जन जन से देश समाज है बनता। जिसे देख हर दिल है खिलता, मानव है वही जो पर पीड़ा हरता। पर क्या होता है? दूसरों की, और पीड़ा क्या होता है? दुख। तो सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के दुख को समझता है और दूसरों के दुख को दूर करता है। तो यहाँ पर देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आपने ध्यान से इसे पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। कविता में तृष्णा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो तृष्णा क्या होती है? प्यास होती है। तृष्णा प्यास होती है। यहाँ पर क्या है आपका तीसरा विकल्प सही। जंगल हमें क्या नहीं देते? तो जंगल से हमें छाया मिलती है, प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन जंगल प्रदूषण को दूर करते हैं, प्रदूषण नहीं देते हैं। प्रदूषण कौन देता है? मनुष्य देता है, उसकी गतिविधियां देती है। अक्षर हमें, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, देते हैं, तो अक्षरों से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। पर पीड़ा का अर्थ है, तो पर पीड़ा क्या होती है? दूसरों का दुख, दूसरों की तकलीफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वार्थ तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरों का हित, हित क्या होती है? भलाई, ये भी नहीं है। दूसरों की तकलीफ या दूसरों के दुख को हम क्या कहते हैं? पर पीड़ा। तीसरा विकल्प सही है। कविता में प्रयुक्त मुहावरा है, तो हाथ मलना, हाथ मलना क्या होता है? पछताना। सही गलत का भेद जानने के लिए क्या आवश्यक है? तो सही और गलत का भेद जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर इस काव्यांश से संबंधित कुल 6 प्रश्न पूछे गए थे। आपकी परीक्षा में भी 5 या 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके अभ्यास के लिए इसे दिया गया था। इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं, ये आपका गद्यांश है, इसको भी आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश है, इसे हम पढ़ लेते हैं। अली और हरीश मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं। हरीश की पतंग में लाल और पीली धारियां हैं। अली की पतंग का रंग हरा है। दोनों की पतंगें आसमान में ऊंची उड़ रही हैं। मैदान में कुछ और बच्चे गेंद से खेलने आए। रमेश ने अली से पूछा, तुम हरीश की पतंग के साथ पेंच लड़ाओगे? सब लड़के बोल उठे, हाँ हाँ, तुम दोनों पेंच लड़ाओ। हरीश बोला, अभी पतंग बहुत ऊपर है, मेरी पतंग कट जाएगी, मेरी सारी डोर चली जाएगी। सब लड़के बोल उठे, डरपोक डरपोक, पेंच लड़ाने से डरता है। दोनों पतंगे हवा के झोंके से आपस में लड़ गई। बच्चों ने शोर मचाया, पेंच लड़ गए, पेंच लड़ गए। अली ने चरखी को जमीन पर फेंका, वह तेजी से डोर खींचने लगा। अली ने उसी समय डोर को ढील दी। वह बोला, वह काटा। हरीश के हाथ की डोर भी ढीली पड़ गई। लाल पीली धारी वाली पतंग नीचे आने लगी। सब बच्चे पतंग के पीछे भागे, लूटो लूटो पतंग लूटो। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी के तरीके से यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है और हरीश और अली की बात हो रही है। पतंग से संबंधित यहाँ पर ये हमारा गद्यांश है। तो देखते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। पतंग कौन उड़ा रहा था?
तो हरीश और अली की बात हो रही है, यानी कि दूसरा विकल्प सही है। अली की पतंग किस रंग की थी? तो अली की जो पतंग है वो हरे रंग की थी। आप दोबारा से भी गद्यांश पढ़ सकते हैं, एक बार दोबारा से हम इसे देख लेते हैं क्या हमने सही किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अली और हरीश मैदान में पतंग उड़ा रहे थे। और अली की पतंग का रंग कैसा था? तो हरीश की पतंग कैसी थी? लाल और पीली। और अली की पतंग कैसी थी? हरी थी। तो इस तरीके से आप दोबारा से इसको अच्छे से देख सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कुछ बच्चे मैदान में क्या करने आए थे? तो कुछ बच्चे मैदान में क्या करने आए थे? गेंद से खेलने के लिए आए थे। कौन सी पतंग नीचे गिरी थी? तो कौन सी पतंग कटकर नीचे गिर जाती है? लाल पीली धारी वाली जो पतंग है वो नीचे गिर जाती है। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? तो गद्यांश हमारा किसके बारे में है? पतंग के बारे में। दोस्ती ऐसा तो नहीं है, लड़ाई ऐसा भी नहीं है। तो गद्यांश का शीर्षक जब हम देते हैं, किसी पाठ का नाम देते हैं, तो जो मुख्य बात उस पाठ में होती है, गद्यांश में होती है, उसी से संबंध करके हमें शीर्षक देना चाहिए। तो सबसे सही हमारा किसके बारे में जानकारी है? ये पतंग के बारे में है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 5 प्रश्न आपसे पूछे गए थे और आपकी परीक्षा में भी इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप दिनों के नाम देख सकते हैं। रविवार हमारा पहला दिन होता है, फिर आप दूसरे दिन को देख सकते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और इनको यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, तो आपको ध्यान देना है हिंदी में कैसे लिखते हैं। संख्याओं के नाम तो आपकी कक्षा में यानी कि कक्षा 5 में 1 से लेके आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेके 50 तक की गिनती परीक्षा में पूछी जाएगी। तो 1 से 50 तक की गिनती का आप अभ्यास कर लेंगे, कम से कम 2-3 सवाल आपके यहाँ से बन जाते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी की अच्छे से आप तैयारी करेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, हर कक्षा में ओलंपियाड की परीक्षा में मेरी संस्कृति और मेरी विरासत से लगभग 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, ये जीके के सवाल आप कह सकते हैं, सामान्य जानकारी से संबंधित है। हमें अपनी संस्कृति और विरासत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक बार आप अच्छे से इनको पढ़ लेंगे तो आसानी से आप इनको याद रख सकते हैं और परीक्षा में कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार ज्ञान की देवी आप सभी जानते हैं। ज्ञान की देवी हम किसको कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है। इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी होती है। भगवान कृष्ण का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आपको अच्छे से पता होगा, मथुरा में हुआ था। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत जो पुस्तक है उसकी रचना वेद व्यास ने की थी। श्री राम ने कितने वर्ष का वनवास पाया था? तो श्री राम जी को कितने वर्षों का वनवास मिला था? 14 वर्षों का वनवास मिला था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये मंदिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ओडिशा। चंडीगढ़ कितने राज्यों की राजधानी है? 2 राज्यों की, पंजाब की और हरियाणा की। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा, अमृतसर में स्थित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। गांधी जयंती हम कब मनाते हैं? गांधी जयंती हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, यानी कि कौन से महीने में मनाई जाती है? अक्टूबर में मनाई जाती है। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है, आपने जरूर सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। राम की सेना में कौन कौन से वानर थे जिनके छूने से पत्थर भी तैरने लगे थे? नल और नील थे। तो ये सामान्य जानकारी से संबंधित है। रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तो जैसे महाभारत पुस्तक के रचयिता वेद व्यास है, तो रामचरितमानस पुस्तक तुलसीदास जी ने लिखी है। भक्त प्रहलाद किसका पुत्र था? हिरण्यकश्यप का पुत्र था। होलिका दहन की कहानी इनके साथ जुड़ी हुई है, आपने अवश्य सुनी होगी। कुंभ का मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण मेला है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। 12 वर्ष के बाद लगता है। भारत के तिरंगे में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24 होती हैं, 24 होती हैं। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रीय गान जो हमारा है जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी संस्कृति मेरी विरासत खंड में दिए गए प्रश्नों में से कम 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। तो एक बार आप इनका अभ्यास कर लेंगे। यहाँ पर कुल 20 प्रश्न दिए गए थे, ज़्यादा मुश्किल हम इन्हें नहीं कह सकते। प्यारे बच्चों, कुल 2 भागों में मिलाकर हमने इस पूरी अभ्यास पुस्तिका का अभ्यास किया है। भाग 1 आप इसका देख सकते हैं, ये इसका अंतिम भाग है और इसमें जितने भी अभ्यास पुस्तिका में हमारे प्रश्न दिए गए थे उनके बारे में हमने बातचीत की है, उनके सही उत्तर तक पहुँचने का प्रयास किया है।
आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप इस अभ्यास पुस्तिका का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा ताकि आपकी हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में कोई भी प्रश्न अगर यहाँ से पूछा जाता है तो आप उसे छोड़कर नहीं आएंगे। साथ ही आप किसी भी व्याकरण की पुस्तक से सामान्य जानकारी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस परीक्षा में केवल व्याकरण और सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी पाठ विशेष से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते। संकल्प नाम की पाठ्य पुस्तक हिंदी विकास मंच के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है हिंदी ओलंपियाड की परीक्षाओं के लिए। इसे भी आप मंगवा सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर जाकर आप वहां से लिंक देख सकते हैं। साथ में एक व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप पेमेंट कर ऑनलाइन अपना एड्रेस देकर अपने घर पर इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर इन अभ्यास पुस्तिकाओं का अभ्यास करते रहिए। आपकी हिंदी ओलंपियाड परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।